हेलो वंश लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस फ़ैन फिक्शन का सेकंड पार्ट शेयर करने के लिए मेरे को काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे, इसलिए इसका सेकंड पार्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हालांकि आप लोगों ने 1.5 के लाइक्स तो नहीं पहुँचाए फर्स्ट वीडियो पर कोई बात नहीं। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आपको मेरा शेयर किया गया हर एक फ़ैन फिक्शन पसंद आए। ओके, तो फ़ैन फिक्शन का पार्ट 2 शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी वो रात साथ में बिताते हैं। अगली सुबह विंग की जब आंखें खुलती हैं तो वो वांग जी की बाहों में था। उसे वांग जी के टच से एकदम फेवरिश जैसा फील हो रहा था, पर फिर भी वो उससे अलग नहीं हुआ था क्योंकि उसे वांग जी के साथ सेफ फील हो रहा था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो बीमार भी हो जाता तो। विंग वांग जी के स्लीपिंग फेस की तरफ देखता है और अपना थंब उसकी चीक पर ले जाने लगता है। वांग जी स्लाइटली अपनी बॉडी को मूव करता है और उसके लिप्स पर अपने आप ही एक स्माइल आ जाती है। विंग को याद भी नहीं था कि लास्ट टाइम उसे ऐसी फीलिंग कब हुई थी। पहली बार वो किसी के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल था। हालांकि विंग वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तो नहीं जानता था, पर स्टिल वांग जी उसे बहुत पसंद आने लगा था। विंग अचानक यॉर्निंग करने लगता है जिससे वांग जी की आंखें खुल जाती हैं और वो विंग से कहता है, हाय विंग। अभी भी नींद में होने की वजह से उसकी आवाज़ एकदम हस्की लग रही थी। दोनों अचानक ब्लश करने लगते हैं। लास्ट नाइट अपनी एक्टिविटीज़ को सोचकर दोनों की चीख से एकदम लाल हो गए थे। वांग जी विंग के बालों के साथ खेलना चाहता था और उन दोनों के बीच के इस ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर को तोड़ देना चाहता था। अचानक वांग जी विंग से पूछता है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है विंग? विंग इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा कंफ्यूज था। वो जैसे ही अपनी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करता है तो उसे अपनी बैक साइड में काफ़ी दर्द फील होता है। वो वांग जी से कहता है, मैं ठीक हूँ आई गेस, बस थोड़ा सा दर्द है। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम जल्दी ही पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। दोनों लड़के इसी तरह कुछ और मिनटों के लिए एक दूसरे की बाहों में बाहें डालते लेटे रहते हैं। विंग का तो मन था कि वो फॉरएवर इसी तरह वांग जी की बाहों में ही लेटा रहे, पर उन्हें और ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि अचानक उनके बेडरूम डोर पर नॉक होता है और बाहर से आवाज़ आती है, वांग जी, विंग, क्या तुम लोग उठ चुके हो? ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। ये आवाज़ विंग की मदर की थी। विंग आंसर करते हुए कहता है, यस मॉम, हम अभी बाहर आ रहे हैं। दोनों बॉयज़ धीरे धीरे बेड से उठते हैं। विंग बाथरूम जाता है और अपने फेस को वॉश करता है। वहीं वांग जी बाहर कपड़े पहनना शुरू कर देता है। विंग बाथरूम से बाहर आने के बाद अपना कपबोर्ड खोलता है जिसमें उसके सारे कपड़े थे जो उसकी मदर ने उसके लिए पैक किए हुए थे। विंग अपने लिए ग्रे जीन्स और एक टी शर्ट निकालता है जिस पर लिखा हुआ था, आई एम अ बैड बॉय। वांग जी उसकी टी शर्ट को देखकर कहता है, क्या तुम इसे पहनने वाले हो? तुम इसे मत पहनो। विंग उसकी बैक साइड पर हाथ मारते हुए कहता है, चुप रहो, मुझे तो ये कूल लगी है तो मैं इसे ही पहनूंगा। जब वो दोनों डाइनिंग रूम की तरफ आते हैं, बाकी सब ऑलरेडी अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। ब्रेकफास्ट करते करते विंग की मदर यूजियान अचानक कहती है, विंग, मैं कुछ सोच रही थी, क्यों ना तुम और वांग जी आज घर पर ही रुको और घर का ख्याल रखो। मुझे यंगशा और लैंगफेंग को पास ही में एक फार्म पर विजिट करने के लिए जाना है। जेंगशा को हॉर्स राइडिंग करने का बहुत मन है तो हम उसे वहाँ वो भी करवा लाएंगे। विंग वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी के फेस पर ऑलरेडी एक अलग ही खुशी थी। विंग तुरंत कह देता है, यस मदर, हम दोनों यहाँ रुक जाएंगे। जेंगशा, तुम मॉम और आंट फेंग का ख्याल रखना। जेंगशा विंग से कहता है, ऑफ कोर्स वेवुशन, तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। उन लोगों के जाने के बाद दोपहर के वक्त विंग और वांग जी बहुत एंजॉय कर रहे थे। विंग उन दोनों के लिए लेमोनेड बनाता है और उसने पूरी किचन की पूरी हालत कर दी थी। वांग जी को पूरा 2 घंटा लग जाता है पूरी किचन को क्लीन करने में। उसके बाद वो दोनों मिलकर एक बड़े से गार्डन में आते हैं और वहाँ पर एक कारपेट बिछाकर साथ में बैठकर लेमोनेड पीते हैं और आपस में बातें करते हैं। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। विंग को स्कूल टाइम से ही हमेशा सब लोग बहुत टॉर्चर करते थे, स्पेशली ये जानने के बाद कि वो एक गे है। एक सीन दिखाया जाता है जिसमें विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से भाग रहा था।
उसकी क्लास का एक स्टूडेंट वेन चाओ अपनी गैंग के साथ उसके पीछे भाग रहा था। वो लोग वुयिंग के ऊपर पेपर बॉल्स फेंक रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। जब भी वुयिंग बस स्टॉप तक पहुंचता था वो लोग उसके पीछे वहां तक आ जाते थे और फिर से उसका मजाक बनाना शुरू कर देते थे। वुयिंग को तब तक नहीं पता था कि वो लोग उसे इस तरह क्यों ट्रीट करते हैं। वेंग चाओ जोर जोर से चिल्लाते हुए उससे कहता है, जाओ विभूषण, रोते रोते अपने मॉम के पास जाओ और उन्हें बता दो कि तुम एक लड़के नहीं हो। उन सब की टीजिंग, उनका लाफ्टर वुयिंग के कानों में आज भी गूंजता है। वुयिंग कभी भी उनकी बातों पर रोता नहीं था और ना ही उनकी तरफ पीछे मुड़कर देखता था। वो बस वहाँ से भागता रहता था तब तक जब तक वो अपने घर के फ्रंट डोर तक ना पहुँच जाए। दरवाज़ा भी वो हमेशा अपने कपकपाए हुए हाथों से खोलता था और अंदर से लॉक कर लेता था, क्योंकि उसे पता था कि वेन चाओ और उसके गैंग मेंबर्स बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे उसके घर तक अंदर आने में और उसका मजाक बनाने में। जब वो मेक श्योर कर लेता था कि वेन चाओ अपने सारी गैंग मेंबर्स के साथ वहाँ से जा चुका है, तब जाकर वो चैन से अपने घर में बैठ पाता था। वुयिंग ने आज तक ये बात सीक्रेट रखी थी कि वो एक गे है। आखिरकार उसके क्लास में सबको कैसे पता चल गया था? वुयिंग की मॉम और जंगशा के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यही सब सोचते सोचते वुयिंग अक्सर किचन में जाता था अपने गुस्से और दर्द को बाहर निकालने के लिए। वो नाइफ लेकर खुद को ही हर्ट करना शुरू कर देता था और कभी कभी एक्सट्रीमली हॉट वाटर अपने हाथ पैरों पर डाल लिया करता था। मिरर में देखकर वो अक्सर खुद से पूछता था, मैं क्यों खुश नहीं रह सकता बाकी सब की तरह? सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मुझे लड़के पसंद हैं। बाकी लड़कों को इस बात से क्या प्रॉब्लम है? वो लोग क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ देते? वो टाइम ऐसा था जब वुयिंग के पास कोई भी नहीं था अपनी बातों को शेयर करने के लिए, इसलिए वुयिंग हमेशा खुद को ही हर्ट किया करता था, जिसकी वजह से आज भी उसकी बॉडी पर बहुत निशान थे। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। वांग जी की नज़रें जब वुयिंग के उन निशानों पर पड़ती हैं, वो घबराते हुए पूछता है, वुयिंग ये सब कुछ क्या है? वुयिंग उसे जवाब नहीं दे पाता, वो बस दूसरी डायरेक्शन में देखना शुरू कर देता है। वांग जी एक बार फिर उससे पूछता है, वुयिंग मैं कुछ पूछ रहा हूँ। इस बार वांग जी ने वुयिंग को टाइटली पकड़ लिया था और वो वुयिंग को खुद की तरफ देखने के लिए कहता है। वुयिंग उसे सारा सच बता देता है। वांग जी की स्ट्रॉन्ग आर्म्स अचानक वुयिंग की बॉडी को हग कर लेती हैं। वुयिंग वांग जी की मस्कुलर चेस्ट पर अपना सिर रख लेता है। वांग जी उससे कहता है, वुयिंग मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। दूसरों की वजह से तुमने खुद को क्यों हर्ट किया? प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। वुयिंग वांग जी से अलग होता है और उसकी ब्लू आइज़ में देखते हुए कहता है, लंजा मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना टॉर्चर झेलता हूँ। एक बार जब फिर से स्कूल शुरू हो जाएंगे फिर से वही सब शुरू हो जाएगा और तब तुम भी नहीं होंगे मेरे साथ। जब मैं घर चला जाऊँगा तुम वापस अमेरिका चले जाओगे, मुझसे बहुत दूर। ये वर्ड्स ही वुयिंग को इतना हर्ट कर रहे थे कि उसकी आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं। वांग जी उससे कहता है, वुयिंग प्लीज़ मुझे अपनी मदद करने दो, अभी हमारे पास पूरा समर पड़ा है, प्लीज़ मुझे अपनी मदद करने दो। बाकी पूरी समर की छुट्टियां कैसे बीत जाती हैं वुयिंग और वांग जी को पता भी नहीं चलता। एक रात भी ऐसी नहीं जाती थी जब वो दोनों अलग अलग रहे हों। वुयिंग अब सोचता था कि लंजा अभी तक मेरे साथ कैसे है और उसे मेरी बॉडी के ये निशान क्या डिस्गस्टिंग नहीं लगते। वांग जी ने वुयिंग की मदर को इस बारे में भी कुछ नहीं बताया था कि किस तरह वुयिंग खुद को हार्म किया करता था। रात के वक्त हमेशा वांग जी और वुयिंग दोनों एक ही बेड में होते थे और वांग जी की स्ट्रॉन्ग आर्म्स हमेशा वुयिंग की बॉडी के अराउंड रैप्ड होती थी। इस तरह वुयिंग को सोने में आसानी भी होती थी। इसी तरह समर कितनी जल्दी निकल गया उन दोनों को ही पता नहीं चला। वुयिंग को अब बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा था क्योंकि वांग जी के साथ ये उसके कुछ आखिरी दिन ही बचे थे। उन दोनों की नज़दीकियाँ देखकर वुयिंग की मदर यूजियान वुयिंग से कहती है, मुझे पता था कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाओगे। इसका मतलब हम नेक्स्ट समर भी यहाँ आ सकते हैं ना विभूषण?
वेइंग ये सुनकर थोड़ा वरिड हो गया था, ये सोचकर कि कहीं उसकी माँ को ये पता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और साथ में सोते हैं। क्या वांग जी की माँ को इस बारे में कुछ पता है कि वो दोनों साथ में हैं? उन्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि वो वांग जी को वापस अमेरिका ले जा रही हैं, वेइंग से बहुत बहुत दूर। घर वापस जाते वक्त वेइंग एकदम साइलेंट था, उसने कुछ भी नहीं कहा था। म्यूजियान ने और जंगशा ने उससे कुछ टाइम बात करने की कोशिश भी की थी, एक कॉन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश की थी, पर वेइंग बहुत ज़्यादा सैड था और उन लोगों की तरफ देख तक नहीं रहा था। वो लोग जब घर पहुंचते हैं, वेइंग को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये घर एकदम खाली खाली सा है। वो वांग जी को बहुत मिस कर रहा था, वांग जी के रैंडम लाफ और उसके वार्म हग्स को वो बहुत मिस कर रहा था। वेइंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल आखिरकार चाहता क्या है। क्या वो वांग जी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता है, या फिर ये सिर्फ कुछ टाइम का अट्रैक्शन ही है जो समय के साथ चला जाएगा। वेइंग की मदर उन लोगों के लिए डिनर बनाना शुरू कर देती हैं। वेइंग अपने रूम में आ जाता है। रूम बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसका हो ही ना। उसे इतना अकेला और खालीपन लग रहा था कि उसे सांस लेने तक में तकलीफ हो रही थी। वेइंग सीधा अपने बेड पर बैठ जाता है और अपना फेस पिलो से कवर कर लेता है। वो म्यूज़िक प्ले करने की कोशिश करता है, पर उससे भी कुछ नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वांग जी वेइंग की हैप्पीनेस भी अपने साथ अमेरिका ले गया है और उसे एकदम खोखला करके चला गया है। तभी उसके बेडरूम पर नॉक होता है। जंगशा अंदर आता है और उसकी फेवरेट डिश लेकर आता है जो उसकी मदर ने बनाई थी। जब दोनों खाना शुरू कर देते हैं, वेइंग के फेस से अभी भी साफ दिख रहा था कि वो कितना अपसेट है। आखिरकार कुछ टाइम बाद जंगशा उससे कहता है, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि क्या हुआ है? साफ नज़र आ रहा है कि तुम बहुत डाउन फील कर रहे हो। जंगशा अपना एक हाथ वेइंग की लेफ्ट नी पर रखता है और सॉफ्टली स्माइल करते हुए कहता है, वेइंग, तुम्हें पता है ना कि तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। एज़ यूजुअल मैं मॉम को नहीं बताऊंगा। स्लोली वेइंग जंगशा की आंखों में देखता है और उसे एक रिलैक्स्ड फील होता है और आखिरकार वो उसे कह ही देता है, मैं वांग जी के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है, पर वो अब अमेरिका में है। मुझे नहीं पता कि मैं उसे एक दोस्त की तरह पसंद करता हूँ या और भी बहुत कुछ है। मुझे बस इतना पता है कि मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। उसके बिना सब कुछ खाली खाली लग रहा है। वेइंग को पता भी नहीं था कि कब ये सब कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जंगशा उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, तुम्हें रोना नहीं चाहिए और कुछ है जो मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ। वेइंग पूछता है, क्या बताना चाहते हो? जंगशा मुस्कुराते हुए कहता है, जिस तरह वो तुम्हें देखता है, जिस तरह वो तुमसे बात करता था, साफ क्लियर था कि तुम अकेले नहीं हो जो उसके लिए फीलिंग रखते हो। शायद वो भी तुमसे प्यार करने लगा है। उस दिन जंगशा से बात करने के बाद वेइंग को बहुत अच्छा लगा था। अगली सुबह वेइंग जब बेड से उठता है और अपनी क्लोजेट की तरफ जाकर अपने कपड़े निकालने वाला होता है, अचानक से उसे अजीब सा फील होता है, जैसे उसके थ्रोट को कुछ ब्लॉक कर रहा हो, और वो तुरंत भागता हुआ सीधे बाथरूम का दरवाज़ा खोलता हुआ जाता है और अपने वाइट टॉयलेट के सामने वॉमिटिंग करना शुरू कर देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे ये क्या हुआ। रात को तो उसने ऐसा कुछ खाया भी नहीं था जिससे उसे वॉमिटिंग हो जाए। उसे लास्ट वॉमिटिंग तब हुई थी जब वो केवल 8 साल का था, पर अब नहीं, अब वो 17 साल का हो चुका था और क्लियरली कुछ तो गलत था। वेइंग सांस लेने के लिए बाथरूम से बाहर आता है, पर कुछ टाइम बाद फिर से उसे वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। उसे समझ आ गया था कि ज़रूर उसे कोई ना कोई फूड पॉइजनिंग हुई होगी। वो फेस वॉश करता है और अपनी टी शर्ट पहनकर रूम से बाहर निकल जाता है, ये सोचकर कि ताज़ी हवा में उसे थोड़ा अच्छा फील होगा। पर कुछ दूरी पर आगे जाते ही उसे अपने सामने एक टॉल फिगर नज़र आता है, जिसे देखते ही वेइंग की बॉडी एकदम फ्रीज हो जाती है। वो लड़का और कोई नहीं, wen chao था। वो सिगरेट पी रहा था। धीरे धीरे वो वेइंग के नज़दीक आकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
वेंचाओ को देखकर लग रहा था कि वो ड्रंक भी है। उसकी वॉइस काफ़ी हार्श साउंड कर रही थी। वुयिंग उससे किसी भी तरीके की कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सिंपली उससे कह देता है मैं अपने दोस्त को विज़िट करने के लिए जा रहा हूँ, और वहाँ से गुजरने लगता है। तभी वेंचाओ फिर से उसके रास्ते को रोकते हुए कहता है तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। सडनली वुयिंग को फील होता है कि वेंचाओ ने उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ लिया था। वुयिंग उससे कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वेंचाओ के मुंह से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी, जिससे वुयिंग को और भी सिक फील हो रहा था। पहले तो कभी भी उसे बियर और वाइन की स्मेल से इतनी नफरत नहीं हुई थी जितनी आज हो रही थी। वेंचाओ उससे कहता है आज तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। ऐसा कहकर वेंचाओ सीधा वुयिंग के पेट पर एक पंच मार देता है, जिससे वुयिंग को बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी सांस ही चली जाएगी। लास्ट थिंग जो वो इमेजिन कर रहा था वो बस था जी के सेफ आर्म्स में होना। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। वुयिंग की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ था। यू जियान को काफ़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि वुयिंग इस बीच काफ़ी बार वॉमिटिंग कर चुका था। यू जियान उस दिन उसके साथ रहने के लिए कहती हैं, पर वुयिंग उन्हें साफ मना कर देता है, क्योंकि इस वक्त यू जियान को अपने ऑफिस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी था। वुयिंग उनसे कह देता है कि ये बस नॉर्मल स्टमक हैक है जो आज रात घर रहकर ठीक हो जाएगा। शेंगशा उस दिन उसके साथ ही रुकता है। उस पूरे दिन भी वुयिंग को वॉमिटिंग होना बंद नहीं होता। अब वो नहीं समझ पा रहा था कि अचानक से उसकी तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो सोच लेता है कि अगर वो कल तक भी ठीक नहीं हुआ तो वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएगा। ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। तो वुयिंग को वॉमिटिंग होना शुरू हो गई है। वुयिंग को अब जल्दी ही पता चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है। लेट्स सी आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।